नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम 47वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 46 भाग आ चुके हैं। अगर आपने उन सभी पार्ट्सों को नहीं देखा है तो डेफिनेटली जो है आपको वो सारे पार्ट्स देखने चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट स्टैटिक डाटा जो है उसके अंदर बताया गया है और ये आपके जो CBT 1 का एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, उसकी तैयारी में जो है बहुत ज़्यादा बूस्टअप का काम करने वाला है। इसीलिए जो है इस वीडियो सीरीज को टोटल इसके अंदर जो है 125 शिफ्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टोटल 125 शिफ्ट जो है आपको बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से जो है कंप्लीट देखनी बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना CBT 1 जो है क्लियर करना चाहते हैं। यू नो वेरी वेल जो है GK GS के जो है 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है GK GS सब्जेक्ट का। तो ठीक है, इसी वजह से जो है हमने ये पूरी प्लेलिस्ट को फ्रेम किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस पूरी PDF को जो है फ्रेम करने के लिए। सिर्फ आपके लिए यहाँ पे करके लेके आए हैं, तो आपको ये कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है अंत तक जरूर देखनी है। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसकी जो PDF है वो बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जो है टेलीग्राम को जल्दी से जल्दी फटाफट जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जो है जनक कहा जाता है? तो भारतीय स्थानीय स्वशासन का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर ए का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थानीय स्वशासन का जो जनक है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1882 में। ठीक है, 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की जो है स्थापना की थी। और एक और जो है इंपॉर्टेंट चीज इनके कार्यकाल में हुई थी। क्या हुई थी? 1881 में। 1881 में क्या हुआ था? 1881 में जो है नियमित जनगणना हुई थी। ठीक है, नियमित जनगणना। ठीक है, नियमित जनगणना जो है कब हुई थी? 1881 में। रिपन के समय में ही ये जो है हुई थी। ठीक है, वैसे तो जनगणना पहली जो है लॉर्ड मायो के समय में हुई थी, 1872 में हुई थी। ये भी मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 1872 में मायो के समय में हुई थी, बट जो फर्स्ट नियमित जनगणना थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। बाकी इनका जो है टाइम पीरियड आप रख सकते हैं। लॉर्ड मिंटो का जो है लॉर्ड मिंटो का जो है टाइम पीरियड जो है आप देख लेना, बताना, चलो कमेंट सेक्शन में बताना लॉर्ड मिंटो का जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा था। उसके बाद जो है आप याद रखेंगे लॉर्ड मायो का कार्यकाल कब से कब तक था? 69 से 72 था, यानी कि 1869 से 1872 के बीच में था। 1869 से 72 के बीच में इनका जो है कार्यकाल रहा था। उसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन का भी देख लेना आप। लॉर्ड कर्जन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। 1899 से 1905। 1905 में क्या क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था इन्हीं के समय में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1909 मैंने आपको एक डेट बता दी, 1909। अब ये आप बताना लॉर्ड मिंटो का समय जो है कब से 1909 तक जो है रहा था। ठीक है, ये भी जो है आपको जानकारी याद रखनी है। 1910 था, 9 नहीं था, 1910 था, 1910 था। ठीक है, कब से 1910 था लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। लॉर्ड कर्जन के बाद जो है लॉर्ड मिंटो का जो है लॉर्ड गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, इतनी जानकारी जो है आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचरित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो है सृजन किया गया है? तो कौन सी ऐसी ग्रामीण आवास योजना है जिसको पुनर्संचरित करके जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को जो है विकास किया गया है, यानी कि सृजन किया गया है, विकास किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। पहले जो है इसको इंदिरा आवास के नाम से जो है जाना जाता था, लेकिन इसको जो है अब किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा आवास योजना को अब जो है ग्रामीण आवास योजना के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जो है
जाना जाता है। चलिए आइए एक एक करके इन जो है योजनाओं का जो है एस्टैब्लिशमेंट ईयर को जो है हम डिफाइन कर लेते हैं, कब कब जो है किस वर्ष ये जो है योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में हुई थी, यानी कि 1989 में जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद बात करें हम राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी आवास योजना, इसी आवास योजना की जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। तो इससे पहले इस योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014, ठीक है। 25 सितंबर 2014 को जो है ये शुरुआत की गई थी, ठीक है। इन सभी जो योजनाएं हैं इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप जरूर याद रखेंगे, कौन से वर्ष जो है ये योजनाएं लागू की गई थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया? रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ। तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दो प्रमुख व्यक्तियों ने जो है अपनी उपाधियां लौटा दी थी, जिनमें से एक थे रविंद्रनाथ टैगोर, और दूसरे थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया था, और जो है गांधी जी ने कौन सी उपाधि को लौटाया था? केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि। और ये दोनों ही उपाधि इन दोनों को कब मिली थी? 1915 में जो है ये उपाधि इन दोनों को मिली थी। और जलियांवाला बाग नरसंहार आप सभी जानते हैं, जो है माइकल ओडायर ने जो है निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने के आदेश दिया था। बाद में जो है माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने जो है उसकी हत्या की थी। उधम सिंह ने जो है बदला लिया था। कब लिया था? 1940 के अंदर, ठीक है, 1940 में, ठीक है। 1940 में जो है माइकल ओडायर की जो है हत्या कर दी थी उधम सिंह ने, ठीक है। इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? तो आइए देख लेते हैं। वैसे ये चाहे तो आप इन डेट्स को भी आप याद रखेंगे। काकोरी कांड जो है ये कब हुआ था? तो काकोरी कांड जो है ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वनडे एग्जाम्स में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काकोरी कांड जो है किस तिथि को घटित हुआ था। आपको डेट्स जो है मेंशन याद रखनी है। चोरा चोरी जो कांड हुआ था, इसी चोरा चोरी की घटना की वजह से जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था महात्मा गांधी की तरफ से? 1920 में जो है शुरू किया गया था। तो ये चोरा चोरी कांड की जो घटना थी 4 फरवरी 1922 को हुई थी, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को हुई थी, ठीक है। और भगत सिंह के बारे में आप सभी जानते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1932 को जो है फांसी दी गई थी, ठीक है। ये सारी जानकारी जो है आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 23 जनवरी को जो है शहीद दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 23 मार्च 1931 में, शायद 1932 बोल गया। तो ये भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे 8 अगस्त 1942, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को बंबई से ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो है भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को बंबई से शुरू हुआ था। और इसके अंदर महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा जो है लिखित है। तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो पंचतंत्र नामक पुस्तक जो है वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा जो है लिखी गई है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, सभी जानते हैं अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखी है। ठीक है, चाणक्य। और ये किसके मंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, पंचतंत्र आप सबको पता चल गया विष्णु शर्मा ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद और क्या रह गया, और है क्या आगे, इंडिका है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, ये भी पुस्तक जो है बहुत बार पूछी जाती है। इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक है, मेगास्थनीज। और राजतरंगिणी लिखी है कल्हण ने। ठीक है, राजतरंगिणी को लिखा है कल्हण के द्वारा। तो ये सभी पुस्तकों के जो है ऑथर आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लाइट डिटेक्टर सबसे पहले आप याद रखेंगे, लाइट डिटेक्टर का यूज किस लिए किया जाता है, लाइट डिटेक्टर, डिटेक्टर। ठीक है, इसका यूज क्या किया, किस लिए किया जाता है, झूठ का पता लगाने के लिए। ठीक है, झूठ का पता लगाने के लिए। ठीक है, झूठ का पता लगाने के लिए जो है लाइट डिटेक्टर मशीन का प्रयोग किया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पॉलीग्राफ भी जो है इसको जाना जाता है, यानी कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को जो है पॉलीग्राफ के रूप में भी जो है जाना जाता है। यू नो वेरी वेल, आपने कई फिल्मों में और जो है उसमें देखा होगा, जब मुजरिम जो है अपना गुनाह कबूल नहीं कर पाता है या फिर पुलिस जो है पर्याप्त सबूत नहीं ढूंढ पाती है उसको मुजरिम साबित करने के लिए, तो कोर्ट क्या आदेश देती है कि भाई इसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो करवाया जाए। ठीक है, उसमें जो है पता चल जाता है कि भाई मुजरिम ने जो है क्राइम किया है या फिर नहीं किया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये 21 वर्ष है। ठीक है, और 21 वर्ष माफ कीजिएगा 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1988 में हुआ था। ठीक है, 1988 के द्वारा जो है चुनाव में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी आप याद रखेंगे, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये संविधान संशोधन जरूर याद रखना, 61वां संविधान संशोधन था 1988 में हुआ था। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हरित क्रांति निम्नलिखित में से खाद्यान्न से संबंधित है। तो खाद्यान्न ढूंढो कहां पर है, खाद्य और अनाज उत्पादन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम मछली उत्पादन की बात करें तो मछली उत्पादन जो है ये किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीली क्रांति। ठीक है, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति हो जाएगा। और दूध उत्पादन क्या हो जाएगा, दूध उत्पादन हो जाएगा श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जो जनक है वो किसे माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन। खाद्य और अनाज उत्पादन हरित क्रांति से संबद्ध हो गया। और भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ठीक है, और विश्व के कौन है, विश्व के है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है, इतनी जानकारी आप इसके रखेंगे। और जो तेल और बीज उत्पादन है ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा पीली क्रांति से। ठीक है, पीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। सबसे पहले आप याद रखेंगे पूना समझौता हुआ कब था, पूना समझौता, पूना समझौता दरअसल हुआ था 1932 में। किस किस के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और
और हुआ था बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर के बीच में हुआ था क्या? कहाँ पे हुआ था? पुणे की यरवदा जेल में जो है ये समझौता हुआ था। 1932 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी जानकारी आपको रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया भाई, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3 युद्ध आप याद रखेंगे प्लासी के युद्ध के समय में। सबसे पहले याद रखेंगे प्लासी का युद्ध। ये तीनों युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया प्लासी का युद्ध, प्लासी युद्ध। ठीक है, दूसरा युद्ध हो गया वांडीवाश युद्ध, वांडीवाश युद्ध। और तीसरा हो गया बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे किस किस के बीच में हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध था ये 23 जून 1757 को हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में हुआ था। और जो है सिराजुद्दौला हार गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत गई थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने जो है किया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का जो युद्ध है वो हुआ था 1760 में। ठीक है, 1760 में किस किस के बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश वर्सेस किसके बाद हुआ था? फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और फ्रांसीसी इसके अंदर हार गए थे। और यहां से जो है फ्रांसीसी बिल्कुल जो है भारत छोड़कर चले गए थे। अंतिम युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है 3 संयुक्त सेनाओं के बीच में जो है युद्ध हुआ था। और वो कौन सी 3 संयुक्त सेनाएं थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ से जो है निर्णय हो गया था कि 1764 से जो बक्सर का युद्ध था यहाँ से निर्णय हो गया था कि अब भारत पर जो है सिर्फ अंग्रेज ही यहाँ पर राज करेंगे। ठीक है, इन तीनों युद्धों के बारे में इतनी जानकारी आप रखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो उपयोग है कहाँ पर किया गया था? केरल में जो है इसका उपयोग किया गया था सबसे पहले। ठीक है, ईवीएम का सबसे पहले उपयोग कहाँ पर किया गया था? केरल में किया गया था। 1982 में किया गया था। ठीक है, 1982 में जो है केरल में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। ठीक है, तो ये आप बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है इसमें वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो किसका एक संग्रह होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है वर्कबुक जो है एक वर्कशीट का संग्रह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है 1983 में जो है लॉन्च किया गया था और इसे जो है रिचर्ड ब्राडी और चार्ल्स सिमोनी ने जो है विकसित किया था। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना। हाँ ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ठीक है। इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, एमएस वर्ड लिख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है 1983 में विकसित किया गया था रिचर्ड ब्राडी एंड चार्ल्स सिमोनी। ठीक है ना, चार्ल्स सिमोनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सभी जानते हैं, राकेश शर्मा थे। ठीक है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे और वह एक पूर्व भारतीय वायुसेना के पायलट भी थे। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को ये गए थे, 3 अप्रैल 1984 को। ठीक है, डेट याद रखना, 3 अप्रैल 1984 को। ठीक है, 1984 को किस में गए थे? सोवियत रॉकेट सोयूज T1, सोवियत
रॉकेट सोयूज T1, ठीक है। T11, माफ कीजिएगा, T11, ये T11 है भाई, 1 नहीं है, T11 अंतरिक्ष की यात्रा की थी इन्होंने, इस रॉकेट से जो है अंतरिक्ष की यात्रा की थी, अंतरिक्ष की यात्रा, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। तो ये राकेश शर्मा थे, जो 3 अप्रैल 1984 को जो है सोवियत रॉकेट था, सोयूज T11 था इसका नाम था, और जो है इससे इन्होंने यात्रा की थी। और राकेश शर्मा का जन्म भी आप याद रख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कब हुआ था, 1949 में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म, ठीक है, 1949 में जो है इनका जन्म हुआ था, ये भी जो है आप याद रखेंगे। और जो है अंतरिक्ष से लौटने के बाद राकेश शर्मा को जो है हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। इनकी जो उपाधि थी कौन सी थी, हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन, हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है, ये उपाधि से जो है इनको सम्मानित किया गया था। और ये उपाधि जो है इनको किसने दी थी, तो ये उपाधि जो है इनको रूस ने दी थी, यानी कि सोवियत ने इनको जो है ये उपाधि दी थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम जरूर आप याद रखेंगे, 2024 की थीम। 5 जून है आपका जो एग्ज़ाम है वो आई थिंक मई में पॉसिबल है, ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अगर आपका जून से आगे चला जाता है एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी का, तो 2025 की थीम आप ज़रूर याद कर लेना। अभी हम 2024 की थीम यहाँ पे याद करेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस की 2024 की थीम थी, वो क्या थी, भूमि पुनर्स्थापना, भूमि पुनर्स्थापना, और क्या थी, मरुस्थलीकरण और लचीलापन, ठीक है, ये इनकी थीम थी। और इसका नारा क्या था, तो नारा था भाई, हमारी भूमि हमारा भविष्य, हमारी भूमि हमारा भविष्य हम हैं, हैशटैग जनरेशन रिस्टोरेशन, हैशटैग जेनरेशन GENERATION रिस्टोरेशन, ठीक है, रिस्टोरेशन, ये इनका नारा था। और विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत है कब हुई थी, 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी 1972 के स्टॉकहोम स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है ये 1784 में की गई थी। 15 खैर डेट छोड़ देना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है 1784 को जो है विलियम्स जोन्स ने की थी, ठीक है, विलियम्स जोन्स, ठीक है, विलियम्स जोन्स के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इनमें से किस से संबंधित है। तो किस से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मूलभूत नागरिक सुविधाओं से जो है ये संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन अमृत की शुरुआत जो है कब हुई थी, इसकी शुरुआत
तो जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत की डेट आप याद रखना, किसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत। तो इसकी जो शुरुआत है 25 जून 2015 को हुई थी, ठीक है, 25 जून 2015। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, तो आकाशगंगा का हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सौरमंडल जो है मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है, इसको मिल्की वे भी बोला जाता है, ठीक है, मिल्की वे, ठीक है, आकाशगंगा। ठीक है, मिल्की वे आकाशगंगा का ये हिस्सा है, और मिल्की वे को जो है क्या कहा जाता है, मंदाकिनी भी कहा जाता है, मंदाकिनी, ठीक है ना, मंदाकिनी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये एक घुमावदार आकाशगंगा है, ठीक है। ये चलिए ये इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है, तो रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है, यह वह स्थान है जहाँ जम्मू और कश्मीर की डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था, नहीं ये तो गलत है। श्रीनगर में अवस्थित है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तो डी को देखने की जरूरत नहीं है। तो रायसीना हिल कहाँ स्थित है, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले आप याद रखेंगे भारत रत्न जो है ना, भारत रत्न ये फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 को, ठीक है ना, 2 जनवरी 1954 को जो है भारत रत्न की जो है शुरुआत हुई थी। और ये इसकी जो शुरुआत है किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसकी शुरुआत की थी। और जो है 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से जो है भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये मदन मोहन मालवीय जी को जो है इससे सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो थायरोक्सिन के लिए जो है आयोडीन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए जो है आयोडीन तत्व जो है इंपॉर्टेंट है, मैडेंट्री है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 में कहा गया प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो प्रोटियम में जो है कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं 0, ठीक है, 0 न्यूट्रॉन जो है मौजूद होते हैं प्रोटियम के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया, गुप्त साम्राज्य की यहाँ पे बात हुई है, तो निम्नलिखित राजाओं में कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था, तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की बात हुई है, तो गुप्त साम्राज्य का आपको पता होना चाहिए, गुप्त साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, श्रीगुप्त ने डाली थी, ठीक है, श्रीगुप्त ने। तो श्रीगुप्त के बाद जो है आपको जो है कौन देखने को मिलेगा, गद्दी पर कौन आया, घटोत्कच आया, इनका पुत्र आया, ठीक है, घटोत्कच। घटोत्कच के बाद जो है आपको कौन देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त प्रथम मिलेगा, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपको कौन देखने को मिलेगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि समुद्रगुप्त। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी क्वेश्चन नंबर 22 का। तो ये वीणा वादक कौन था, समुद्रगुप्त जो है एक अच्छा वीणा वादक था। और समुद्रगुप्त के बाद जो है कौन आपको उत्तराधिकारी देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा, गढ़ा आ गया यहाँ पे, गढ़ा आएगा भाई, गढ़ा, ठीक है, गढ़ा था। तो ये इकोलॉजी शब्द जो है किसने गढ़ा था, तो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा जो है इकोलॉजी शब्द को गढ़ा गया था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो अस्पतालों से यू नो वेरी वेल जैविक जो कचरा निकलता है, वेस्टेज जो निकलता है, उसका निपटान, उसको जो है निपटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है कौन सा हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, क्या उन्हें गड्ढों में भरा जाना एक अच्छा विकल्प है, क्या उनको अपघटन करना एक अच्छा विकल्प है,
क्या इनको भस्मीकरण करना अच्छा विकल्प है या फिर जलाना एक अच्छा विकल्प है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा भस्मीकरण, जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए असम में है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और जो है असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो कौन सा नेशनल हाईवे है जो इसके आसपास से गुजरता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा NH जो है 37 नेशनल हाईवे जो है 37 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? असम में हुई थी। ठीक है, असम में हुई थी और असम की राजधानी है दिसपुर हो जाएगी। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है पता चल गया आपको असम के अंदर है। और आप क्या याद रख सकते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग से याद आया जो सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सर्वाधिक लंबा NH कौन सा हो जाएगा? NH 44 हो जाएगा। ठीक है, NH 44 हो जाएगा, जो कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ना शायद। ठीक है, यही होएगा मेरे हिसाब से। तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में क्या बोला गया? अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल कितने मूल्य पर उपलब्ध है? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है ये एक योजना है जो भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी। इस योजना के तहत जो चावल है कितने रुपए जो है प्रति किलो मिलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 रुपए प्रति किलो जो है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल जो है उपलब्ध करवाए जाते हैं। और अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जरूर आप याद रखेंगे, अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत है 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है ना। और 25 दिसंबर को हम जो है 25 दिसंबर को हम एक इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष। किसके क्या कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं और किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 25 दिसंबर को। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया? तो जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ठीक है ना, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ठीक है ना। तो ये 1856 जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और भारतीय समाज सुधारक जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के जो है सबसे प्रमुख प्रचारक में से एक थे। ठीक है, तो ये याद रखना, भारतीय समाज सुधारक की अगर बात होगी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये व्यक्ति हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के सबसे प्रमुख प्रचारक थे। सबसे ज़्यादा जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो है प्रचार प्रसार किया था। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये 19वीं लोकसभा की बात हुई है। आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है कितनी सीटों से जीती थी? ये अभी फिलहाल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो है 2024 वाला भी जो है लोकसभा चुनाव हो चुका है। इसका वैसे मैं आंसर बता देता हूँ, 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 303 सीटों से जीती थी, बट ये आपको याद रखने वाली बात नहीं है। 2024 वाला आप याद रखेंगे। बीजेपी को कितनी सीट प्राप्त हुई थी? बीजेपी और कांग्रेस का ही याद रखना क्योंकि यही जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई थी और जो बीजेपी थी 240 सीटें इसको प्राप्त हुई थी। दोनों को याद रखना आपको बेहद जरूरी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में क्या बोला गया? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर के सभी कार्य का समन्वय करता है। तो जो CPU का कौन सा हिस्सा है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? तो मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, माउस, कीबोर्ड। तो माउस और कीबोर्ड तो हो नहीं सकता।
ठीक है, मदरबोर्ड भी नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट इज अ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया उस लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल को क्या नाम दिया गया था जिसका परीक्षण 15 अप्रैल 2019 को किया गया। तो निर्भय राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो ये जो निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल थी निर्भय, इसका जो परीक्षण था ना 15 अप्रैल 2019 को किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया शलाका और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो शलाका और जो शंकु कोशिकाएं हैं ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आंखों के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना, और स्टेपीज एक हड्डी होती है। ठीक है, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना ये जो स्टेपीड हड्डी होती है ये कहाँ पर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हाथ में पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है, आंखों में पाई जाती है। जो स्टेपीज हड्डी है ना बताना कहाँ पर जो है पाई जाती है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहन द्रव को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसको भाई जो है साइनोवियल फ्लूइड जो है इनको बोला जाता है। दो हड्डियों के बीच पाया जाने वाला जो द्रव होता है ना उसको क्या कहा जाता है, साइनोवियल फ्लूइड जो है इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो 2001 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 15 जून 2001। पंद्रह जून 2001 को जो है शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की स्थापना हुई थी। ये आप याद रखना, एससीओ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और शंघाई चीन में जो है इसकी स्थापना हुई थी, शंघाई चीन में। ठीक है, और जो है इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। ठीक है, कौन कौन शामिल थे इसकी जब स्थापना हुई थी, कजाक, चीन, किर्गिस्तान, रूस, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान तो आ ही गया यार, फर्स्ट में कजाकिस्तान ही तो लिखा है। रूस हो गया, और क्या हो गया, उज्बेकिस्तान आ जाएगा। उज्बेकिस्तान आ जाएगा ना। ठीक है, ये सभी देश जो है शामिल थे और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात होगी। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, बीजिंग में हो जाएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा। और बीजिंग चाइना की भी राजधानी है। ठीक है, कैपिटल ऑफ चाइना। ठीक है, बीजिंग में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वर्तमान में सहयोग संगठन कितने सदस्य हैं इसके, वर्तमान सदस्य है, वर्तमान 10 है। ठीक है, 10 इसके सदाई सदस्य हैं। कौन कौन से हो जाएगा, ऊपर 5 बता दिए ना, 1 2 3 4 5, 5 सदस्य हो गए। 5 और बता देता हूँ कौन कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा हो गया, और कौन सा था, 2 3 और थे यार, भारत, पाकिस्तान, ईरान हो गया, बेलारूस हो गया, और कौन सा था, एक और था। फिलहाल अभी इतने याद आ रहे हैं, इतने याद रखो। 10 सदस्य थे ना इसके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 9 ही हुए, एक रह गया। एक बताना भाई कौन सा रह गया। ठीक है ना, ये कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा जो है एक रह गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये आप याद रखना। और ये आप याद रखना जो भारत इसका जो है सदस्य कब बना, ये चीज़ भी आप याद रखना, भारत इसका सदस्य कब बना। ठीक है ना, 2017 में बना था। कब बना था, 9 जून 2017, 9 जून
9 जून 2017 को जो है ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ था। भारत और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से जो है एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। ये याद रखना भाई, पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, सदस्य के रूप में शामिल हुए, ठीक है ना, शामिल हुए। और ये भारत और पाकिस्तान थे, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को पूर्ण सदस्य के रूप में जो है शामिल हुए। तो ये आज के जो है टॉप क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन पीडीएफ को प्रिपेयर करने में और जो है वीडियो बनाने में, ठीक है। बस आपका एक ही काम होना चाहिए, आप अच्छे से अच्छे मेहनत करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। बस एक काम मेरे लिए करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा जो भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है टेलीग्राम ज्वाइन आप फटाफट कर लीजिएगा। और कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।